अमीश देवगन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। नागरिकता कानून के खिलाफ चौतरफा विरोध के बीच एक बात गौर करने वाली है। याद कीजिए जेएनयू की आयशी घोष ने क्या कहा था। उसने कहा था कि विरोध के बीच हम कश्मीर को कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं। इस सरकार ने तो सब कुछ वहीं यानी कश्मीर से शुरू किया था। देश के खिलाफ आग उगलने वाली जेएनयू की आफरीन फातिमा ने क्या कहा था। उसने कहा था कि ना तो हमें सरकार पर भरोसा है ना सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अयोध्या में मंदिर बनाने का फैसला सुना देता है और अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी ने तो यहां तक कह दिया कि अयोध्या आप मंदिर बनाइए, हम मस्जिद बनाएंगे। तो सवाल यह है कि आखिर यह लड़ाई सीएए की है या फिर यह दर्द किसी और बात का है, क्योंकि जिन्ना वाली आजादी के नारे यूं ही नहीं लग रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर जनता के बीच होगी जोरदार चर्चा। दिल्ली का चुनाव है, शाहीन बाग बहाना है, लेकिन दर्द ये पुराना है, ये पिछले 6 महीने का दर्द है जो निकल के बाहर आ रहा है। क्या आज आर पार में इसी सवाल के साथ ये देश है हमारा। दिल्ली में 11 तारीख को मेरी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की कमल की सरकार बनेगी। 1 घंटे के अंदर अंदर वो शाहीन बाग खाली हो जाएगा। दिल्ली में नागरिकता कानून को लेकर घमासान जारी है। हैरानी की बात यह है कि जिस कानून का किसी भारतीय से कोई लेना देना नहीं, उस कानून पर इतना हंगामा हो रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नागरिकता के नाम पर एजेंडा कुछ और है, जिसके संकेत कुछ दिन पहले दिखने लगे थे। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी सीएबी, कभी एनआरसी, फिर दोबारा एनआरसी, मतलब के फिर 370। आपका लक्ष्य हमें मालूम है। हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे। ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने कल को फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैक में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है तो मस्जिद गिराना गलत था और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हम कश्मीर को पीछा और उनका बात नहीं भूल सकते। उनके साथ जो हो रहा है कहीं ना कहीं वहीं से इस सरकार ने शुरू किया था। देखा जाए क्या ये 3 तलाक 370 अयोध्या केस का गुस्सा है जो नागरिकता के नाम पर बाहर आ रहा है, क्योंकि सीएए पर इतना बवाल किसी भी पढ़े लिखे समाज के माथे पर दबा है। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। सवाल ये है कि क्या राजनीति के लिए सहिष्णु हिंदुस्तान को असहिष्णु धरने प्रदर्शन की आग में ढकेला गया है। आपका एक वोट पूरे देश भर में ये संदेश भेजने वाले हैं कि नजफगढ़ शाहीन बाग वालों के साथ है या भारत माता के बेटों के साथ। संविधान बचाने की दुहाई देकर जारी इन प्रदर्शनों से लोगों के मौलिक अधिकार छिन रहे हैं। घंटों जाम की स्थिति है, रोजगार ठप है। आखिर संविधान बचाने का ये कौन सा तरीका है? सबसे बड़ा सवाल, प्रदर्शन के नाम पर देश कब तक बेवकूफ बनता रहेगा, क्योंकि ये प्रदर्शन जिनका राजनीतिक एजेंडा है वो चैन से घर में सोते हैं और आम इंसान सर्द रातों में सड़क पर बैठा है। आखिर हम कब अपनी अक्ल लगाएंगे? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और कद्दावर प्रवक्ता है। मेरे साथ इस चर्चा में मौलाना अंसार रजा हैं, प्रेसिडेंट गरीब नवाज फाउंडेशन के। मेरे साथ इस चर्चा में इफ्रा जान है, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता, कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हैं। मेरे साथ सुशील पंडित हैं, बड़े जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनका अभिनंदन है। और आप हैं, जनता जनार्दन है, इस देश के युवा हैं जो इस चर्चा के भागीदार बनेंगे। मैं सीधा रुख करता हूं इफ्रा जान आपका, और इस डिबेट को ओपन आपसे करता हूं। 40 सेकंड में बताइए, शाहीन बाग बहाना है, यह दर्द पुराना है? क्योंकि आईसी घोष ने बोला था कश्मीर को हम कैसे भूल सकते हैं, इस सरकार ने सब कुछ वहां से शुरू किया है। देखिए, अगर इस देश की पुलिस चाहेगी ना, मंदिर के सामने से कोई चप्पल नहीं चुरा सकता, तो आज 200-500 औरतों को एक पूरा सड़क जाम करने कैसे दिया गया है उस पुलिस ने जो अमित शाह के अंडर डायरेक्टली काम करती है? ये सवाल पूछने की जरूरत है। बात यह है कि बीजेपी का मुद्दा पहले ये क्या कहते थे? ये कहते थे गुजरात मॉडल, डेवलपमेंट, विकास। अब ना कुछ विकास आया, हमारा रोजगार चला गया, 75 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आ गई। हमारे अर्थव्यवस्था की जो अभी स्थिति है वो बहुत ही गंभीर है। जो हमारे बीजेपी के अपने सुब्रमण्यम स्वामी जी जो है वो कहते हैं हमारे देश का जीडीपी अभी 1.5% पे चल रहा है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग अब आपका सारा ध्यान भटका रहे हैं। देखिए जी, 500 महिलाएं वहां खड़ी हैं, तो हटवा दीजिए, हटवा दीजिए, दे दीजिए। शाहीन बाग आपको समय दिया, शाहीन बाग हटवाइए, और मेरे बहन के साथ नहीं हटवाइए। पुलिस कमाल की बात कर रही है आप। अच्छा एक सेकंड बताइए, ये आईसी 370 का है, शांत रहिए, आपको वक्त बोल दिया मैंने। सुशील पंडित बोलिए। पुराना नहीं है, अपना ये वक्त तलाशता है, ये एक माकूल मौका देखकर फिर काम करता है, वार करता है। ये दर्द रह रहकर उठता है, जगह जगह उठता है। भारत माता की जय कहने वाले लोग कहते हैं कि कश्मीर जलेगा, धधकेगा। तिरंगा उठाकर चलने का दम भरने वाले लोग कहते हैं अगर 35A को हाथ भी लगाया तो झुलस जाओगे, पूरा का पूरा जिस्म झुलस जाएगा। ये रंग बदलने वालों का दर्द है। ये कभी पाकिस्तान मुर्दाबाद, जिन्ना मुर्दाबाद कह देंगे आपके सामने आपको खुश करने के लिए, लेकिन दिल के भीतर ये क्या रखते हैं ये वही जानते हैं। वो शाहीन बाग जाकर के खड़े हो जाएंगे, वो उनकी लीपापोती करेंगे उनके कहे जाने की। जो बात उनके जुमले उनके सामने कहे जाते हैं, जिन्ना वाली आजादी, उसकी तरफ से लीपापोती भी करेंगे। लेकिन ये दर्द बहुत भीतर गहरे है। वक्त लिया जी। अब मैं मौलाना अंसार रजा के पास आता हूं। अंसार रजा, चौतरफा विरोध है। जेएनयू की आफरीन फातिमा सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं करती, भारत की सरकार पे भरोसा नहीं करती, और शाहीन बाग में जिन्ना वाली आजादी के नारे लगते हैं। अब तो बंदूकें भी पहुंच जाती हैं, क्या कहेंगे? अमीश जी, जिस कसौटी पे मुझे आप परखते हैं जनाब, क्या नतीजा हो अगर आपको परखा जाए? हमें ना तो इससे कोई लेना देना है कि जेएनयू की एक छात्रा क्या कहती है वो हमारी लीडर नहीं है, वो हमारे हिंदुस्तान की लीडर नहीं है। जो हमारे संविधान को नहीं मानता है हम उसको नहीं मानते हैं, नंबर 1। अब आ जाइए आप दिल्ली पर। तो शाहीन बाग क्यों बुलाया जाता है इन लोगों को? ये में किस मुसलमान नागरिक की नागरिकता जा रही है ये बताइए, स्थापित करिए डिबेट के अंदर। आपके पास पूरे 1 घंटे का वक्त है। एक ऐसा व्यक्ति बता दीजिए अकेले को बोलना है के अंदर जिसकी नागरिकता जा रही है। 1 घंटा मुझे अकेले बोलना जा रही है, बताइए 1 घंटे के डिबेट के अंदर। 1 घंटा अकेला बोलूं? आप बोलिए, बोलिए। अच्छा बोलिए, तो बोलिए, सुनिए, बोलिए। मैं किसकी नागरिकता जा रही है? नाम खोज के बताइएगा, उसे लाइव फोन पे लेंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक बहुत मुहज्जब इंसान है, बहुत पढ़े लिखे इंसान है। मैं इनसे एक सवाल करूंगा इस 40 मिनट के पीरियड में कि सुधांशु जी, मैं आपको, आपके और हम अपने देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को और 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चैलेंज करते हैं कि दिल्ली का चुनाव अगर लड़ना है तो आप लड़िए। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 15 लाख रुपया यूं ही आ जाएंगे, 15 लाख रुपया यूं ही आ जाएंगे। 2 करोड़ नौकरियां यूं मिल जाएंगी, यूं मिल जाएंगी। ये 3 नारे मैं देता हूं बीजेपी को। कोई बहस नहीं एनसीआर पर, कोई बहस नहीं एनसीआर नहीं सर, सीए पर, एनआरसी। यही कंफ्यूजन है, यही कंफ्यूजन है जो बोल जाते हो।
एनसीआर एनसीआर नहीं, हम एनआरसी एनआरसी एनसीआर है, एनआरसी एनसीआर इस देश में रहेगा, एनआरसी फिलहाल नहीं आ रहा, यही कंफ्यूजन है। हमने जानबूझ के एनसीआर बोला है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं जानबूझ के एनसीआर बोलूंगा। एनआरसी की जरूरत नहीं है, जानबूझ के एनआरसी की जरूरत नहीं है। कौन बोलेगा कौन बोलेगा कौन बोलेगा? क्या कह रहे बेटा, खड़े होके बोलिए। पिछली बार भी यही बोला था, खड़े बोला था ना, मैं जानबूझ के बोलता हूँ, मैं जानबूझ के बोलता हूँ, मैं एनआरसी नहीं बोलूंगा। अच्छा देखिए मौलाना अंसार रजा, ये युवा लोग हैं, ये पकड़ लेते हैं। आज आप पूरा किसने कहा इनको? आज आप पकड़ेगा किसने कहा इनको? अमित शाह भी गलत बोले थे, एनआरसी का फुल फॉर्म, एनआरसी का फुल फॉर्म नहीं पता तो उन्होंने गलत एनआरसी का फुल फॉर्म बोला। उन्होंने बगल वाले से पूछा कि एनआरसी का फुल फॉर्म बहुत बढ़िया, इसको ताली बजाओ, ताली बजाओ इसको, बच्ची के ऊपर। आपके सपोर्ट पे भी कह रहे हैं, इसको आपने खड़े होके नहीं बोला जी, इसको खड़े होके नहीं बोला आपने, नहीं कोई खड़े होके कि जब गृह मंत्री को नहीं पता एनआरसी का मतलब, तो हमसे क्या पूछ रहे हो? मैं किसी के सपोर्ट में नहीं बोल रही हूँ। और अगर बात हो रही है शाहीन बाग की, तो आप कह रही हैं स्लिप ऑफ टंग, बट आई हैव अनदर थिंग टू से दैट शाहीन बाग की बात हुई। शाहीन बाग इज अ प्लेस एंड इट्स नॉट अबाउट हिंदू और मुस्लिम, इट्स अबाउट आवर पीपल, इट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। आई बिलीव। ओके सुधांशु त्रिवेदी ये कह रही है शाहीन बाग हिंदू मुसलमान से उसका कोई मतलब नहीं है, वो हमारे लोग हैं, यही कहा आपने? जवाब। बिल्कुल सही बात है कि इसका हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पर आज जो शाहीन बाग में मुद्दा शुरू हुआ था सीए से, बल्कि मैं कहूंगा आसाम की संस्कृति की रक्षा के नाम पर, और जो बातें निकल के सामने आ रही, जो दर्द छलक रहे हैं पुराने, तो मुझे वही पंक्ति, अभी एक एक स्टेप बता रहा हूं सर, वही पंक्ति याद आती है, दिल ने फिर याद किया, वर्क सी लहराई है, फिर कोई चोट मोहब्बत की उभर आई है। अब आपको बताता हूं क्या उभर आया। कश्मीर सेकुलरिज्म का प्रतीक था, 370 हटा दी गई। यहां सब यंग बच्चे बैठे हैं, मैं बताना चाहता हूं सेकुलर वर्ल्ड भारत के संविधान में कब डाला गया? 1976 में, आपातकाल में, पूरा विपक्ष जेल में था, और संविधान का प्रियम्बल, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था, उसमें संशोधन करके डाला गया 42वां संविधान संशोधन। वहां तक तो ठीक है। भारत में एक राज्य ऐसा था जिसने कहा कि वो हम सेकुलर वर्ल्ड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट नहीं करेंगे। वो कौन राज्य था? वो था जम्मू कश्मीर। और उसने किस चीज की आड़ ली? धारा 370 की। अब आप बताइए, जिस राज्य ने सेकुलर वर्ल्ड को अडॉप्ट नहीं किया, जिस 370 के चलते हुए वो 370 हटना सेकुलरिज्म का प्रतीक हो गया, सेकुलरिज्म पे आघात हो गया, इससे बड़ा छल, प्रपंच, छलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता जो रखने की बात कही जा रही है। मौलाना साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही, 15 लाख की बात। मैं कहता हूं ना, आओ पार्लियामेंट में प्रस्ताव लाओ और डिस्कशन करो। 15 लाख पे ऐसा पानी पानी होगा हकीकत कि समझ में आ जाएगा। जो हिंदी की कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब सब समझ में आ जाएगा। इसीलिए आप ताली बजा रहे हो। 15 लाख की ताली बजा रहे हो, कमाल की बात। मैं 15 लाख क्या तकलीफ है भैया? कुछ नहीं दिया, क्या था? आपको हर बार ताली से तकलीफ होती है, आपको ताली से बड़ी तकलीफ है। ताली नहीं दे रहे, आपको ताली बजा रहे हैं। आपकी बात पसंद आएगी तो ताली बजाएंगे। अब आप करोगे ही शाहीन बाग में आने की आवश्यकता नहीं है। आप ये बताओ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जानते हैं शाहीन बाग पर ताली नहीं बजती, शाहीन बाग पर ताली नहीं बज रही। जवाब दीजिए। बंदूक तो पहुंच गए जाओगे। अच्छा, अब और बात देखिए, पुराना क्या है? आजादी शांत सुधांशु सुनिए, अब यहां समस्या क्या है? दर्द तो बहुत पुराना है, क्योंकि बहुत कुछ बदलना पड़ा। इसलिए एक ही उदाहरण देते, एक ही संस्था ने 2 बार अपना स्टैंड कैसे बदला? 1987 जब ये 1986 में आया शाहबानो केस, तो वही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि अगर हमको वो भी देना पड़ा मुआवजा, तो ये हमारे दीन में मदालखत है, यानी हमारे धर्म में हस्तक्षेप है। एंड सेम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 2017 में सुप्रीम कोर्ट में कहता नहीं, ट्रिपल तलाक जो है वो तलाक़े बिद्दत है, हम इसके खिलाफ काम करेंगे। भैया 30 साल पहले मदालखत थी और आज वो सदाकत हो गई। क्यों? तब राजीव गांधी थे, अब नरेंद्र मोदी थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, दर्द बहुत सारे हैं। 2017 में ये बताइए, 2017 में जब जाकिर मूसा कहता है कि ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं, ये इस्लामी खलीफत की लड़ाई है, तब तो सीए नहीं था। वो क्यों बोला जा रहा था? जी। और इतना ही नहीं, मतलब और भी मैं पीछे जा सकता हूं, मगर उस पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं बाद में इसके विषय पर आना चाहता हूं। और बताइए, 2012 याद करिए,
मुंबई का आजाद मैदान, ये देखिए अमर जवान ज्योति क्यों तोड़ गई थी? तब तो बीजेपी भी नहीं थी, मोदी जी नहीं थे, अमित शाह नहीं थे, सीए नहीं थे, के हवाले से खबर है थी जो एएनआई में भी छपी है, एएनआई के भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो खबर छपी है और कई चैनल्स में भी चल रही है कि शर्जील ने भी अपने कबूलनामे में यही कहा है कि हम इस्लामिक राष्ट्र भारत को बनाना चाहते हैं। ये कहानी इस्लामिक राष्ट्र बनाने की है। आज ये शर्जील ने बोला, शर्जील ने बोला जब आप जेडीयू से चुनाव लड़ रहा हो वो इस्लामी राज्य लाएगा। नहीं तो बोला ना शर्जील ने, ऐसा करते हो जो आदमी बोल रहा है शाम को काट दूंगा। जवाब दे देता हूं। जी जी जी, इन्होंने सही बात कही है क्या मौलाना बात साहब करते ने। हो? उसका बाप जेडीयू से चुनाव लड़ चुका है जो बीजेपी की समर्थक पार्टी है। क्या बात करते हैं आप? जहानाबाद से चुनाव लड़ चुका है। अरे सुनिए क्या करें? अरे मान रहा देश हूं, विरोधी आप काम करेगा तो सर पे बिठाए। शर्जील पर इस देश का युवा शेम शेम कहता है। हम भी कहते हैं शेम शेम शर्जील। हम कहते हैं उसको आप सूली पे चला दो और उसकी बात की वकालत करते हैं। कब किया? अरे देखिए शर्जील सुनिए जबरदस्ती एक सेकंड शांत साहब, अरे भाई इनकी बात का मैं जवाब देता हूं, शांति से जवाब देता हूं। इन्होंने अच्छा आरोप लगाया, मैं जवाब देता हूं। जवाब हाँ ये सच है कि शर्जील के पिताजी जेडीयू के टिकट पर 2005 में चुनाव लड़े थे, जो बीजेपी की समर्थक अरे थी। भाई मैं बोल रहा हूं, बता बात दीजिए, सुनिए हमारे साथ, भूल न जाए, भूल न जाए। बात तो पूरी होने दीजिए जनाब। अरे बाप और बेटे का एक होता क्या? मोहम्मद अली जिन्ना के दादा के बाप हिंदू थे तो मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू हो गए। ये सर हामिद अंसारी और मुख्तार अंसारी रिलेटिव है। मुख्तार अंसारी एक बाहुबली, हामिद अंसारी देश को राष्ट्रपति थे। और सुनिए ये देखो अब कड़वा मैं बात बैठिए। अब ये बताइए इफ्रा ये गली मोहल्ले की बात नहीं है, ये मेरा शो है, मेरे हिसाब से चलता है। शांत बैठिए अभी एक सेकंड, शांत बैठिए। बोलिए सुधांशु आप बोलिए। महात्मा गांधी का बेटा मुस्लिम हो गया था, क्या महात्मा गांधी दोषी है क्या? उमर खालिद के बाप को अरे ये बताइए ना। और दूसरी बात, सोमनाथ चटर्जी के पिताजी हिंदू महासभा में थे और सोमनाथ चटर्जी लेफ्ट पार्टी के थे जो अपने को नास्तिक कहता है। अब हम ऐसे गए, सोनिया जी के पिताजी फासिस्ट पार्टी में थे। अब मैं एक और बात कहूं, राजीव गांधी के पिताजी क्या थे भाई? और उसके बाद वो जनेऊधारी ब्राह्मण, और वो भी जनेऊ ऐसा ये कुर्ते के ऊपर से। भाई ये तो गजब की बात है। अगर आप इससे जाएंगे तो ये पूरी तरीके से जवाब मेरा मानना है। ठीक है, इफ्रा ने तो इफ्रा बोल ले, इसका जवाब देना पड़ेगा। आप लोग दोनों तय करिए कौन बोलेगा फिर। जी अच्छा ठीक, नहीं आप तय कीजिए। नहीं मैं एक सेकंड, क्योंकि उनको टीम पूछा वर्क गया पे काम था। करिए। एक सेकंड, उनको पूछा गया तो उनको जवाब देने दीजिए। बोलिए आप 30 सेकंड। बहुत अच्छी बात हमारे सुधांशु जी ने कही है कि राजीव गांधी के बाप फिरोज गांधी थे जो पारसी थे, मुसलमान नहीं थे। एक बात क्लियर कर ले, वो चाहे यहां से जनेऊ दिखाएं चाहे यहां से जनेऊ दिखाएं, हमें इससे कोई लेना देना तो नहीं। पारसी जनेऊ पहनते हैं का? मुझे नहीं पता। अच्छा गोत्र जो ये है आप पिता समझो, का होता है कि ये मां आप का? समझो। फिर हमें भैया इससे- दत्तात्रेय हमारा गोत्र वहां के जाना ब्राह्मण हम के क्यों ले, बाबा हमारा पारसी क्या थे। लेना देना कि कौन जनेऊ कहां से पहन रहा है? मुझे तो एक बात जनेऊ मुझे तो एक बात जनेऊ का मजाक मत उड़ाइए। इस देश की आज तक का प्रतीक भी जनेऊ है। किसने आपने बोला? बोला जनेऊ कौन कहां से पहन रहा है? हमें क्या आप पता? आप राहुल गांधी को डिफेंड करिए, राहुल गांधी को लेकिन आपने बोला यहां से पहने, कोई कहीं से पहने। जनेऊ यहां पहना जाता है। जनेऊ कपड़ों के अंदर इस शर्ट के नीचे जनेऊ डाला जाता है। जनेऊ का मजाक मत उड़ाइए। कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है। कितने लोगों के कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है। आप मजाक उड़वा रहे हैं। आप लोगों ने कमाल की बात कर रहे हो। सूट के ऊपर से पहले अंदर ले जाता ना। सूट के ऊपर पीला लगा है। अंदर या बाहर? अंदर। तो ये क्यों नहीं कहा? मैं तो कह रहा हूं बाहर जिसने पहनता हुआ दिखाया उसने मजाक उड़ाया। क्योंकि लोगों के बाहर पहनना मजाक पहना जाता है। बिल हमारा नाम फाड़ रहे हो। एग्जैक्टली। अरे बिल फटाया है, फाड़ने की जरूरत नहीं है भाई। फालतू की बात करते यार। अब जवाब सुनो। नहीं फालतू की बात नहीं करता। आप जवाब आपने सुनो। कोई अब ये पांचों आपने जवाब बोला, दे दीजिएगा। जनेऊ को यहां से डाले या कहीं और से डाले, अगर हमें नहीं फर्क पड़ता। जनेऊ अगर उस टोपी की मर्यादा है तो जनेऊ की भी मर्यादा है। बिल्कुल। सम्मान रखिए, सम्मान नहीं रखेंगे तो जवाब सुनना पड़ेगा। तो सुशील पंडित बहुत सीधे तौर पर आता हूं आपके पास। ये दर्द पुराना, क्योंकि कई बैटरी ऑफ चीजें हैं जो मैंने गिनाई लगातार। जी योर टेक। देखिए, ये इस्लाम खतरे में है जुमला नया नहीं है, इसीलिए ये दर्द पुराना है। देश भर के मुसलमानों को गोलबंद करके ये कहना कि आप सबकी नागरिकता जाने वाली है, आप सबको लाइन लगा के बॉर्डर के पार पहुंचाया जाएगा, ये साजिश है। एक बलवा पैदा करने की पूरे देश में, मुसलमानों को यह धमकाकर, यह डराकर के आपकी नागरिकता खतरे में है, जबकि सीएए कानून में मुसलमानों की, देश के मुसलमानों की नागरिकता पर कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन शाहीन बाग में मुसलमान टोला बैठा है और ऐसा बताने वाले हिंदू हैं। कपिल सिब्बल जैसे हिंदू हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे हिंदू हैं,
ऐसे बहुत से हिंदू हैं जो वोटों के लिए मुसलमानों को इकट्ठा करते हैं इस देश को बांटने के लिए, और अंग्रेज तो साथ में था ही। आप मौलाना सारदा साहब, इफ्रा, एक मुसलमान होने के नाते कहती हूं, आज इस्लाम खतरे में या मुसलमान खतरे में नहीं है, आज हमारे देश का रोजगार खतरे में है, और इस बात पे ये एक भी जवाब देने को तैयार नहीं है। आप दूसरी बात कह रहे हैं, आप चलिए शाहीन बाग, वहां पे सिख भाई बहनों ने लंगर लगाया है। आपने जो विजुअल्स दिखाए उसमें काफी हिंदू जो डांस कर रहे थे और बोल रहे थे उसमें हिंदू थे, सिख भाई बहनों ने वहां लंगर लगाया हुआ है। इनको तकलीफ यह है कि आरएसएस ने 50 साल तक अपने नागपुर के हेडक्वार्टर्स में तिरंगा नहीं लहराया, क्योंकि इनको तिरंगे से तकलीफ है। आज जब हम तिरंगा उठाते हैं इनकी जलन क्यों होती है, आपको बताइए। जवाब दीजिए ना, दूसरी बात सवाल का जवाब दीजिए। तो ये शाहीन बाग जो है, ये आरएसएस ने झंडा नहीं फहराया उसके ऊपर है। शाहीन बाग किस लिए? अगर पूरे देश में शाहीन बाग करना चाहते हैं, शाहीन बाग में एक सड़क का चक्का जाम कर दिया गया है, बच्चे अपने स्कूल नहीं जा पा रहे, एम्बुलेंस में मरीज जाते जाते अपोलो अस्पताल में दम तोड़ दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, 5 लाख लोगों को डेली दिक्कत हो रही है। आप दिक्कत देने वालों के साथ खड़ी हैं, जो दिक्कत लोग दे रहे हैं उनके साथ खड़ी है। और ये देश चाहता है कि जिन लोगों को दिक्कत हो रही है उनकी बात सुनी जाए। उन लोगों की गलती क्या है जो 5 लाख लोग डेली सफर करते हैं, वो सफर कर रहे हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है। का जवाब मैं देता हूं आपको। कौन सुनेगा? उनका दर्द कौन सुनेगा? उनका दर्द हम सुन। शाहीन बाग में 45 दिन तक बिरयानी चल रही है, शाही टुकड़ा चल रहा है, फिरनी चल रही है, लेकिन उस आदमी का क्या जिसको डेली सुबह काम पे जाना है, शाम को अपने घर के लिए कमा के लेके आना है, उसकी चिंता कौन करेगा? आप लोगों ने मजाक बना दिया है शाहीन बाग के नाम पर। कैसे पूरे देश में शाहीन बाग होगा? इस देश को तोड़ना चाहते हैं आप लोग। आज हमारे देश में 75 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, क्या उन लाखों लोगों का दर्द नहीं दिखता आपको? बेरोजगारी के लिए, शाहीन बाग के लोगों से ये बेरोजगारी के लिए कि वो सड़क छोड़ दीजिए। शाहीन बाग बेरोजगार के रहोगे, ये बेरोजगारी के लिए है। एक सेकंड, आपने क्या बोला? शाहीन बाग बेरोजगारी के लिए। मैंने कहा यानी शाहीन बाग में बिठाकर रोजगार दिया जा रहा है। नहीं, मैंने कहा संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। आज शाहीन बाग हो क्यों रहा है? खुद कंफ्यूज है, आप किस हो रहा है? 10 बार बोल दिया। ये के लिए ना, इसमें बेरोजगारी कैसे आई? अब मुझे बताइए, बेरोजगार अगर कोई भी हुआ है, और संविधान दोनों पे जवाब देता हूं। हमारी सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान ये दहशत कर रही है, और रोजगार पे बिल्कुल इनका फोकस नहीं है, इसीलिए बेरोजगारी है। कमाल की बात है, बेरोजगारी के लिए। फिलहाल वक्त है ये देश हमारा में छोटे से अंतराल का, ब्रेक के बाद। कामकाजी महिलाएं हैं, रोजगार कितनों के पास रहा था इससे पहले? 5 साल पहले से सारी भीख मांग रही थी क्या? तो रोजगार का अवसर क्या है? सारी भीख ही मांग रही थी क्या? ना, घर पे काम कर रही थी ना, तो बेरोजगारी आपको बिरयानी खाने पे एतराज, आपको फिरनी खाने पे एतराज, आपको शाही टुकड़ा खाने पे एतराज। जब अन्ना हजारे धरने पे बैठे थे तब नहीं पूछा था ये खाना कहां से आ रहा है? आज बिरयानी की तकलीफ हो रही है कि बिरयानी कहां से आ रही है? 5 लाख लोगों को तकलीफ नहीं होती थी। कहां से बैठिए, 1 साल तक बैठिए, लेकिन रोड खोलिए। शाहीन बाग वापस लेकर आएगा ये देश। शाहीन बाग में धारा 370 नहीं है, शाहीन बाग में वीजा नहीं चलेगा, शाहीन बाग में वीजा नहीं चलने देंगे, शाहीन बाग में वीजा नहीं चलने देंगे। जिसको जो करना कर ले, कौन जिसको जो करना कर ले, बंदूकें ले आओ, कुछ ले आओ, शाहीन बाग में वीजा नहीं चलेगा। पुलिस अमित शाह ये भी बात है, शाहीन बाग में वीजा नहीं चलेगा, ये भी तय है। शाहीन बाग में वीजा नहीं चलेगा, धरना देना है जंतर मंतर पे दो, रामलीला मैदान में दो। शाहीन बाग में सुधांशु त्रिवेदी, आपकी वही भाषा जो मैं बोल दूं भाई, वही घमंडी भाषा है, घमंडी भाषा नहीं है, ये देश की भाषा है, ये देश की भाषा है। ये उन 5 लोगों का दर्द, ये उन 5 लाख लोगों का दर्द है जो डेली सहते हैं। मैं उन 5 लाख लोगों के साथ कराऊं अपनी रोटी खाने के लिए चाहते हैं। आप जिसके साथ खड़े तय करें। सुधांशु त्रिवेदी, इसे नोट कर लो। अब आप बोलिए पूरा आवेश के साथ। अरे बादशाह का काम होता है रियाया को करीब लाना। अपने टर्न पे बोलिए भाई। बादशाह कह रहा है जो करना है चुनौती देता हूं। ये बादशाह के लफ्ज हैं, बादशाह के लफ्ज ही बता ये गृह मंत्री के लफ्ज हैं। मैं चुनौती देता हूं। कमाल की बात कर रहे हैं आप, सुनिए, कमाल की बात कर रहे हैं आप। लग जाए भाई, ये कैसी भाषा है? क्या बात कर रहे हो यार? बटन दबाइए कि वहाँ की महिलाओं और बच्चों को ये कहने की क्या जरूरत थी? सारे अरे भाई जवाब तो देने दिए आप लोग दोनों ही एकदम फटाफट, दोनों तरफ से जवाबी कवाली चल रही। 2003 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कमेटी जो सिटीजनशिप एक्ट पे बैठी थी,
उसके सदस्य बता देता हूं आपको। चेयरमैन थे प्रणब मुखर्जी, सदस्य थे कपिल सिब्बल, अंबिका सोनी, हंसराज भारद्वाज। और जानते हैं उसने क्या रिकमेंडेशन की कि बांग्लादेश से आए हुए माइनॉरिटीज को, हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियंस को नागरिकता देनी है। यही नहीं, तो नंबर 7 में लिखा मेजॉरिटी को नहीं देनी है। अब बताइए उस समय क्या हो गया था? 2003 में समझ में नहीं आ रहा था, तो वही तो हमने किया मेजॉरिटी को। तो ये कपिल सिब्बल ने बोला, आज खड़े होकर बोल रहे, बात हो रही है। बताइए बोलने की मतलब ज्यादा लिखेंगे, हम पूरे देश में लाएंगे और प्रधानमंत्री रामलीला में कह रहे हैं कपिल सिब्बल क्या बोले? कपिल सिब्बल कपिल सिब्बल प्रणब मुखर्जी जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे 2003 में, लिख के दिया कि नहीं करना। और तो और सुनिए, बताइए ना, कपिल सिब्बल ने गलत किया था तब, पूरा कांग्रेस के ही चेयरमैनशिप में कांग्रेस ने गलत किया था। इतना नहीं, अशोक गहलोत ने लिख के दिया सिर्फ हिंदुओं को देनी है। अब बताइए, मनमोहन सिंह ने कहा हिंदू और सिखों को देनी है, तरुण गोगोई ने कहा सिर्फ हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम देनी है। पुराना है, अरे और तो ये राम मंदिर का दर्द है, ये 370 का दर्द है। और इतना ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने कहा नॉन मुस्लिम्स को ही देनी है। अब बताइए, सब संविधान विरोधी थे। मैं पूछ रहा हूं इनसे। अब शाहीन बाग ये है कि जो दर्द पुराना है क्या? सुन लीजिए, बिल्कुल दर्द पुराना है, इसमें कोई शक नहीं है। 370 वाला देखिए, 370 हटा, बहुत अच्छा। मैं राम मंदिर वाला, देखिए, राम मंदिर का फैसला कोर्ट का है, जो कोर्ट का फैसला हमने सराखों पर कबूल कर लिया, इसमें बहस करने की बिल्कुल कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है, 3 तलाक पर देखिए, हमने अगर 3 तलाक पर निकलना होता अमीश जी, आप यहां डिबेट नहीं कर रहे होते, तो क्या होता? आप रोड पे डिबेट करते, आप रोड पे डिबेट करते, रोड पे डिबेट करते। अब सुनिए, जी, हमने पुरानी बात कोई नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन इस बात पर है कि जब देश का गृह मंत्री कहता है कि पहले हम सीए लाएंगे फिर एनआरसी लाएंगे, दर्द ये एक मिनट सर देखिए, मैं सुन लीजिए, अब एनआरसी जब आएगा तो जिस गृह मंत्री बने होते हैं प्रधानमंत्री बड़े होते हैं। नहीं, सर जगह बड़ी होती है, बताइए ना, जगह बड़ी होती है। एक मिनट, जगह बड़ी होती है, पार्लियामेंट में बोला है अमित शाह ने और रामलीला मैदान में बोला है प्रधानमंत्री ने। सुशील, किसकी बात माने? रामलीला मैदान की माने या पार्लियामेंट की माने? क्यों लगता है कि राम मंदिर और 370 का ये दर्द है? क्यों लगता है? नहीं, दिक्कत ये है, इनके लगने से थोड़ी ये गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला लें, सत्य यही है। ठीक है, सीएए हमारे दिल में घुसे हैं, सीएए आया, ये हमारे दिल में घुसे हैं। ये देखिए, सीएए आया है, वो उन मजलूम हिंदू, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, ईसाइयों और पारसियों के लिए आया है जिनकी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान में जीना मुश्किल हो गया है, और जो यहां 31 दिसंबर 2014 से आए हुए बैठे हैं। अब आई एनआरसी की बात, ये देश तय करेगा ना कि इस देश में कौन नागरिक हैं। ये उसका अधिकार है, ये हम सबका अधिकार है। जो नौकरी चिल्लाते हैं, ये देश नौकरियां देगा तो इस देश के नागरिकों को देगा, और वो तय करेगा कि इस देश के नागरिक कौन है। और इसमें दिक्कत क्या है आपको? नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लेकिन मैं आपकी बताता हूं अंसार रजा, आप कह रहे थे डिबेट के शुरू में, मैंने आपसे बोला था कि आप बताइए किस मुसलमान की नागरिकता चली गई है। कोई मिला आपको 20-25 मिनट में डिबेट के? कोई मिला? अभी लागू कर दिया सरकार ने? नहीं, सीए तो लागू है ना, सीए तो लागू है, सीए का ही तो विरोध हो रहा है ना। किस मुसलमान की नागरिकता गई है सीए के बाद? बताइए किसकी गई है? 30 सेकंड का मौका देंगे? हाँ, आपको 40 बोलने ही नहीं। हाँ, बोलिए। देखिए, मसला सीए से कुछ नहीं जाने वाला है। सीए से जब एनआरसी को आप जोड़ते हैं, एनआरसी आया है क्या? एनआरसी आ गया है? गृह मंत्री ने क्यों बोला? एनआरसी आया? गृह मंत्री आया क्यों बोला क्यों? इस देश का हो गया एनआरसी आएगा, वो कह रहे हैं आएगा एनआरसी आना चाहिए। ये गृह मंत्री है, प्रधानमंत्री से पढ़े हैं, मानते हैं प्रधानमंत्री एनआरसी पर कोई इस देश का एक नागरिक मानता है एनआरसी आएगा, आएगा जरूर आएगा। किसकी मानी जाए? प्रधानमंत्री बड़ा कि सुशील पंडित? प्रधानमंत्री वाला किसने आपको मौलाना? सबसे बड़े मौलाना बड़े हैं भाई, जो सब लोग भड़काए पड़े। ये क्या कह रहे हैं? एनआरसी आएगा, बिल्कुल आएगा, आना चाहिए। इस पर चर्चा ही नहीं हुई। अब कौन बड़ा? ये आप प्रधानमंत्री कैबिनेट में है क्या? ये कैबिनेट में है क्या? मौलाना साहब ने जवाब दे दिया, ऐसी डिबेट मौलाना साहब ने जवाब दे दिया, मौलाना साहब ने जवाब दे दिया। जिस चीज पे चर्चा ही नहीं हुई, जिसका अभी ड्राफ्ट नहीं आया, एनआरसी का एम नहीं आया, मगर वो इनके खिलाफ है, इनको पता है। गजब की आपकी इल्हाम है, आपको पता कह रहे हैं। मंत्री ने कहा कि आपके खिलाफ पूरे देश में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आपको काहे डर लग रहा भाई इतना? ये हमारी समझ से बाहर है कि अगर किसी से कहा जाएगा कि कोई नहीं है, यही तो कमाल है, मजेदार डर है, यही तो कमाल है कि डरते नहीं है। और एक बात बता दूं, आपकी जनता जनार्दन बैठी है,
अब सुनिए, एनआरसी लाओ, में- सुनो, सुनिए, चाहे CAA अरे लाओ, चाहे एनआरसी लाओ, चाहे NPR लाओ, एक बात सुनो, आ गई है तो रहेगी, नहीं जाने वाली, उम्र भर अब ये सफेदी नहीं जाने वाली, और मर भी जाऊं तो यही दफन किया जाऊंगा, मेरी मिट्टी भी कराची नहीं जाने वाली। एक बात याद रखना, ये सरकार भी सुन ले और सारी पूरी हुकूमत सुन ले। जब भैया मिट्टी नहीं जाने वाली ये तो करे जिंदम भेज देंगे, अजीब बात करते हैं यार। सुशील पंडित सर, उनको भी बोलने का मौका मिलेगा ना। तो इनको थोड़ा समझ, दिमाग का बैलेंस, संतुलन ले आए, ये बात में जरा दम रखें, कुछ तथ्य रखें, कुछ तर्क रखें। आपने दिक्कत बोला ये है, कि इनको ये दिक्कत है, उनको वो दिक्कत है, बचपन से इफ्रा इतना बिल्कुल बिल्कुल हमारी पूरी कम्युनिटी को टेररिस्ट बना दिया। बिल्कुल नहीं बनाया, किसी को बनाने की जरूरत नहीं है। किसी को नहीं बोला टेररिस्ट का शब्द नहीं आया है के अंदर। इसकी तकरीर तो मौलाना अंसार रजा करेंगे। टेररिस्ट का शब्द आया, किसी ने किसी कम्युनिटी को टेररिस्ट बोला नहीं, इसकी बात जानी चाहिए। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, किसी ने बोला टेररिस्ट किसी कम्युनिटी को, बोलिए आप डिबेट के अंदर। नहीं बोला भाई की बात का जवाब दो। ना, देखिए ये जवाब देना पड़ेगा। ना, किसी ने बोला डिबेट, आप सब लोग साक्षी इस डिबेट पे, इस बैठ पे किसी व्यक्ति ने किसी को कम्युनिटी को टेररिस्ट बोला क्या? हाँ या ना बोलिए। आपने झूठ क्यों बोला? आपने झूठ क्यों बोला बड़ी बहस के अंदर कि मेरी कम्युनिटी को टेररिस्ट बना दिया? डोंट प्ले दिस कार्ड इन माय डिबेट एटलीस्ट, डोंट प्ले इट, डोंट प्ले इट। गलत बोला आपने, गलत बोला। व्यूअर्स इसको सुनेंगे, एक सेकंड। गलत बोला आपने, गलत बोला आपने कि मेरी कम्युनिटी को टेररिस्ट बना दिया। आप तो पहले से दिखा रहे हैं कि हमारी कोई कंस्पिरेसी है। क्या बोल रहे हैं आप? संविधान को बचाने की लड़ाई इस्लाम को खतरे में है, बचाने ये आह्वान है। मैंने ये बोला, ये कान दोनों तरफ कान खोल करके सुन लें। मैंने ये कहा कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों की शहरियत खतरे में है। इस तरह का ढोल बजा बजाकर इन्होंने मुसलमानों का टोला इकट्ठा किया है और जगह जगह इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि लोगों में बलवा पैदा किया जा सके, इस देश की जो शांति है, व्यवस्था है, उसको भंग किया जा सके, इस देश में हिंसा का वातावरण पैदा हो, घृणा का वातावरण पैदा हो। ये काम पिछले 70-80 साल से चलता आ रहा है। दंगे भड़काए गए हैं, देश के टुकड़े कराए गए हैं, ये कर करके। यही बात है। जब मैंने यही चीज बोली, आप तो देखिए, गुस्सा हो गए। एक सेकंड, ये क्या बोला इन्होंने? इस बहस के अंदर इनका चोर का बाहर आता है। एक सेकंड, मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस दुनिया में 56 मुस्लिम कंट्री, आपसे पूछता हूं 10 मुस्लिम कंट्री बताइए जिसमें शरीयत लागू नहीं है, और 4 मुस्लिम कंट्री बताइए जिसमें डेमोक्रेसी है। जवाब दीजिए, जिस भी मुस्लिम जवाब दीजिए ना। सेक्युलर कानून डेमोक्रेसी किसमें है? स्थायी डेमोक्रेसी बताइए। और 10 मुस्लिम कंट्री बताइए जिसमें शरिया ना हो। बोलिए 1 2 3 4 में सेक्युलर कंट्री। और सुनिए, जेएनयू वाले लेफ्टिस्ट कंट्री बताइए जिसमें डेमोक्रेसी हो। जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, अब बोलिए। नाम गिराइए भाई, ये बोलने नहीं देंगे। आप बोलिए। जो भी ऐसी कंट्री है, जैसे टर्की हो गया, मलेशिया हो गया, जो भी ऐसी कंट्री है जिसमें सेक्युलर लॉ लागू ना हो, वो हमारे देश पे एक ब्लॉट है, हमारे पूरे वर्ल्ड पे एक ब्लॉट है। हर मुल्क में, चाहे पाकिस्तान हो, सऊदी अरबिया हो, ब्लॉट भी बताता हूं, बोल रही हूँ, मैं हर ब्लॉट भी मुल्क बताता में हूं। सेक्युलर लॉ लागू होना चाहिए और हर नागरिक एक समान होना चाहिए। अमीश अब ब्लॉट भी बताता हूं, 1 मिनट। अब शांत बैठिए। बोला क्या तरीका नहीं। अफजल गुरु के नमाजे जनाजा में बहुत गए सेक्युलरिज्म के सूरमा। याकूब मेनन के नमाजे जनाजा में गए। एपीजे अब्दुल कलाम के नमाजे जनाजा में कौन गया? मैं पूछता हूं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नमाजे जनाजा में कौन गया? ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के घर पे कौन गया? अशफाकुल्लाह खां के घर पे कौन गया? वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 85वीं वर्षगांठ पे हुई, कोई नहीं गया। जाकिर नायक शांति का मसीहा, हाफिज साहब, ओसामा जी, इशरत बेटी, अफसल हारात का मारा, याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग, और मेरी वल्दियत कौन? बाबर, तुगलक, औरंगजेब। हद कर दी है इस वजह से। ये स्थिति आपने जोड़कर अपनी कौम के साथ ये किया है। क्यों नहीं जोड़ते अबुल कलाम से? क्यों नहीं जोड़ते जवाब भी तो दारा सिंह से? क्यों नहीं जोड़ते अब्दुल रहीम खनकारा से? क्यों नहीं जोड़ते अमीर खुसरो से? क्यों नहीं जोड़ते बुल्ले शाह से? डेमोक्रेसी पे हमारा भरोसा नहीं है। डेमोक्रेसी के 4 पिलर, ना हमारा सरकार के ऊपर भरोसा है, ना पुलिस के ऊपर है, और आप बोले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी भरोसा नहीं है। अब फिर बात आती है मीडिया भी बिक गई है बोलते हैं। तो हमने जब 4 पिलर जो डेमोक्रेसी के, किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, तो हम किसके ऊपर भरोसा करें? जो पैसे देके दंगे करा रहे हैं या जो पैसे देके नारा करवा रहे हैं, किसके ऊपर भरोसा करें हम? ये सवाल आया है। अंसार रजा बताइए। बहुत पॉइंट का सवाल था आपका। शाहीन बाग में जो लोग बैठे हैं
हर इंसान को संविधान के हिसाब से एहतजाज करने का, धरना करने का हक है, लेकिन किसी को तकलीफ देकर के अगर धरना किया जाए हम उसके पक्ष में नहीं हैं। पहली बात तो इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तकलीफ मिल रही है ना लोगों को। यार कमाल की बात कर, जब क्या कमाल की बात करें? कमाल यह है कि जब तकलीफ मिल रही है, नहीं कर रहा, तो सुन लीजिए, सवाल पूछ रहा हूं, सरकार की भी एक जवाब नहीं है। सरकार चार रजा, इसलिए कमाल ये नहीं है कि आपके पास जवाब नहीं है, सरकार आपके पास अधिकतर नहीं होता। सवाल ये है मेरा, जवाब दीजिए। सवाल ये है कि सवाल 40 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर गया जी, और सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है, और वो ये करी कि जो करना है कर लो, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं सरकार की एक तंजीम जाकर के उन लोगों से बात करती, भाई तुमको तकलीफ क्या है? पुलिस ने बात करी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बात करी, क्या किया? किसने बात की? पुलिस ने बात करी, दिल्ली पुलिस ने। क्या बात? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बात करी, क्यों अमल नहीं हुआ उस बात पे? क्यों नहीं हुआ बताइए ना, आप बताइए। क्या आप शाहीन बाग की तरफ मीडिया वाले हो ना, आप बताओ ना कि क्यों नहीं अमल हुआ? क्या बोला आपने? क्या बोला? क्या बोला? आप मीडिया वाले हो ना, हाँ, तो आप पूछो ना। तो मैंने तो पूछा आपसे, आप शाहीन बाग के नुमाइंदे हो, आप शाहीन बाग के नुमाइंदे हो कि तुम्हारा दर्द क्या है? कोई दर्द बांटने वाला नहीं है, पाकिस्तानी है, इसको सियासी मंच में सरकार को आना चाहिए, सरकार को आना चाहिए, तब रास्ता खुलेगा। सरकार को आना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार नहीं है, दिल्ली पुलिस सरकार नहीं है। नहीं, ये सरकार संसद में 2 दिन लगातार बहस चलाकर पूरे देश को बता चुकी कि सीएए क्या है, कानून कैसे आएंगे, किस वजह से आएंगे। घूम घूम कर देश भर में कई बार ये बात देश के बड़े बड़े मंत्रियों, प्रधानमंत्री स्वयं ने कही है। दिक्कत ये है कि वहां जाकर के बोलने वाले लोग खुद कहते हैं कि अभी ये नारे मत लगाओ, जब हम अक्सरियत में आ जाएंगे, हमारे मतलब की दुनिया बन जाएगी, फिर ये नारे लगाएंगे। अभी तो आप सेक्युलरिज्म ये वीडियो करो, ये वीडियो है सामने। अभी तो आप जी, ऐसा बोलो और वैसा बोलो, इस तरह की मुनाफकत चल रही है। जी, बोलिए क्या? सर मेरा सवाल ये है, सर मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो आर्ग्यूमेंट है कि जो रास्ता ब्लॉक हो रहा है शाहीन बाग में, इट्स नॉट वेरी रेलिवेंट। सबसे पहले तो आप ये देखिए सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, रोहतास नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर बैठे हैं रास्ता ब्लॉक करके। रास्ता हॉस्पिटल का वो भी है, जीटीबी हॉस्पिटल का रास्ता वो भी है। लेकिन आप बताइए, क्या संविधान देश के हित में, या फिर एक जितेंद्र महाजन हमारे वहां से बीजेपी उम्मीदवार है, उनका कैंपेन ज्यादा देश हित में है? बहुत बढ़िया, ठीक है, आपने कैंपेन पर ओवरऑल कैंपेनिंग का सवाल उठाया। रैली करना संविधान सम्मत आवश्यकता है और इसकी परमिशन ली जाती है। बीच रोड पे रैलियां होती हैं, परमिशन लेके होती हैं, बगैर परमिशन धरने बिल्कुल सही कहा। बीच रोड पे रैली करना गलत है और 1-2 घंटे के लिए बात करना, बीच रोड पे रैली करना गलत है। बीच रोड पे धरना देना भी गलत है, बीच रोड पे रैली करना, नमाज करना सही है? बिल्कुल नहीं। तो बस ये भी कह दीजिए आगे से, प्रस्ताव पारित करिए। तो अब तो शाहीन बाग में तो बीच रोड पे ही सब कुछ हो रहा है। बीच रोड में 46 दिनों से हो रहा है, किसी की काम में नहीं देंगे। बीच रोड पे सवाल। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपने बोला, एक सेकंड आप सवाल पूछिए। अब अंसार रजा से सवाल नहीं पूछे आप लोग, उनका अधिकार है, वो किससे पूछेंगे यार? बोलिए। आपने बोला कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो एक बात बताइए, वहाँ पे सारी महिलाएं बैठी हैं, सारे बच्चे बैठे हैं, बच्चे वहाँ कैसे नारे लगा रहे हैं कि मोदी तो हिटलर की मौत मरेगा? ह्यूमन राइट कहाँ है यहाँ पे? यहाँ पे वो शोएब जवाई ने हमारी डिबेट में बोला, जिस लड़की को हिजाब पहनाया गया वो हिंदू लड़की थी, उन्होंने बोला अब हिंदू लड़की को हिजाब पहनाना तो सेकुलर हो गया, इसका जवाब हो गया ना सेकुलर। उस लड़की ने हिजाब पहन लिया, उस छोटी सी बच्ची को, 6 साल की बच्ची को हिजाब पहना के सेकुलरिज्म के चैंपियन हो गया शाहीन बाग। जवाब दीजिए इस बात। अमीश जी जी, एक सेकंड, उनसे सवाल पूछा। 20 सेकंड, बिल्कुल बोलिएगा। सीएए जो प्रो सीएए रैलीज थी, उनमें क्या नारे लगाए गए वो आपको पता है? छोटे छोटे बच्चे बोल रहे थे दहशतगर्दी की क्या पहचान, मुल्ला मस्जिद पाकिस्तान, छोटे छोटे, क्या वो वीडियोस आपने देखे? आज अनुराग ठाकुर बोल, भाई मुल्ला मस्जिद क्या, जो भी मुल्ला है, जो भी मस्जिद है, हम सब दहशतगर्द हैं, क्या उन पे आपने सवाल किया? ठीक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने खुद को प्रधान सेवक बोला था, उन्होंने अपनी स्पीच में बोला कि हम कपड़ों से पहचानेंगे। बिल्कुल, जैसे
मुझे बोले नहीं दीजिएगा, जैसे बोला गया कि दर्द पुराना है, ये दर्द ला कौन रहा है? आप कपड़ों से पहचानेंगे। नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, गोली मारो सालों को। मैं खुद एक हिंदू हूं और ये मेरी फ्रेंड है। वी नेवर टॉक अबाउट दिस स्टफ कि तुम हिंदू हो मैं मुस्लिम हूं। और शाहीन बाग की जहां तक बात हो रही है, हम खुद वहां थे 15 तारीख को जब हम लौट रहे थे जामिया के उस प्रोटेस्ट में जो भी चीजें हुई, मेरी फ्रेंड थी, शी इज अ मुस्लिम, रमशा नौशाद, ये फंसी थी। एंड दैट इज व्हाट वी आर फेसिंग। एंड एक्चुअली ये जो है शाहीन बाग, बहाना, दर्द पुराना, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा था कि पीसफुल डिसेंट सेफ्टी वॉल्व होती है कोई भी प्रेशर कुकर की, बस ये वही हो रही है। अगर वायलेंट प्रोटेस्ट अगर ना हो, सड़क जाम करके, सड़क जाम गलत है, कहीं और करिए, बहुत सारी जगह है दिल्ली में। बिल्कुल और एक बात कि रामलीला मैदान में करिए, 1000 दिन बैठे रहिए, कौन मना करता है? जी आपने सवाल पूछ लिया, अब अंसार अजहर भी कुछ कहना चाहते हैं। आपने जो सवाल किया था, मैं एक बात क्लियर करके बता दूं, और ये हमारे पूरे देश के 130 करोड़ लोग, उन 130 करोड़ लोगों के लिए हम एक जिम्मेदारी के साथ एक बात बोलते हैं कि मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब की इज्जत हम लोग बहैसियत प्रधानमंत्री कल भी करते थे, आज भी करते हैं, और जब तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे हम उनकी इज्जत करते रहेंगे बहैसियत प्रधानमंत्री। और जो लोग बच्चों से इस तरह के गंदे नारे लगवा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है, इनकी पहचान होनी चाहिए, और उनमें जो जहर घोला जा रहा है, मुझे लग रहा है उनको भी और उनके वालिदैन को भी ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि दूसरे लोगों को सबक मिले। नहीं, शुरुआत कहां से हुई थी? 2007 सोनिया गांधी जी मौत के सौदागर, कांग्रेस की वेबसाइट पे तू चाय बेच, ये चाय ही बेच पाएगा, और गंदी नाली का कीड़ा जाने क्या क्या लहू पुरुष, और वो क्या कहा था, सबके वालिदान के लिए कह रहे हैं ना सर। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा है? अनुराग ठाकुर ने, बोलता हूं, अनुराग ठाकुर ने यह कहा देश के गद्दारों को, अब जनता यह भी कह सकती थी धक्के मारो, जूते मारो, अब उसे गोली मारो कह दिया, तो इसमें अनुराग ठाकुर की क्या गलती है? हाँ, तो मैं बिल्कुल कहता हूं गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए बताइए, देश के गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए? और जो सुप्रीम कोर्ट ने सजाया आपका एक मिनट सजा देनी सर, बहुत गद्दारों के साथ क्या होना चाहिए? बहुत सीधा जवाब है, अगर वो गद्दार है तो उसके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। तो कातिल जिंदा है क्या था? जबकि अफजल को जब फांसी मिली तो बीजेपी की सरकार तो वो गद्दार ही है, न अमित शाह थे, जो रही उस समय बोला गया, उस समय याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग क्या थी? फिलहाल इतना ही, लेकिन शाहीन बाग बहाना है, ये दर्द पुराना है। दिल्ली में सिर्फ एक सड़क जाम नहीं करी गई है, दिल्ली में कई सड़कें जाम कर दी गई हैं शाहीन बाग की फ्रेंचाइजी लेकर, और उस तर्ज पर जो कई सड़कें जाम की गई हैं उसमें डेली लोगों को दिक्कत होती है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूं कि कम से कम उस व्यक्ति के बारे में हम सोचें, उस मां के बारे में सोचें, उस बाप के बारे में सोचें जो अपने बच्चों के लिए सुबह पैसे कमाने उस रास्ते से गुजरता है। 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, वो चुपचाप 46 दिन से, 47 दिन से, 48 दिन से लगातार जा रहा है। कम से कम हम उतनी तो इंसानियत का दायरा रखें कि जिसमें उसको भी जगह मिल पाए। शाहीन बाग का धरना दीजिए, रामलीला मैदान में दीजिए, सड़क पर रास्ता बंद करके नहीं। और मैं फिर कहता हूं, शाहीन बाग भारत का हिस्सा है, वहां जाने के लिए किसी को वीजा नहीं चाहिए, वहां 370 नहीं है। शाहीन बाग भारतवर्ष का हिस्सा है, और इसीलिए जरूरी है ये कहना बार बार कि कम से कम हम तमाम बहानों से शाहीन बाग को इस देश की किस्मत ना बना दें। नमस्कार।